अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो मिस सफिया को बताया, मिस सफिया हमारे साथ है, ये अभी यूएसए से अपनी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हैं एज ए नर्सिंग रिसर्चर। सो हम इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। मिस सफिया, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की और अभी आपका कहाँ का एक्सपीरियंस है? थैंक यू राबिया। मैंने ग्रेजुएशन पेम्स से की थी। हम्म। रिसेंटली मैंने मास्टर्स किया है फ्रॉम नम्स यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। जबरदस्त, यानी आप से मास्टर्स। और आफ्टर दैट एंड जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया तो मुझे ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट जो है जिसके थ्रू मैं अमेरिका गई थी, मैंने उसमें जो है वो अप्लाई किया। मैं हम्म। आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये असल में है क्या। हम्म। एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसको कहते हैं हम सेंट जूड चिल्ड्रन कैंसर रिसर्च सेंटर, जिसमें सेंट मैं जॉन्स। 2021 से एनरोल्ड हूँ। और हम्म। सेंट सेंट जूड हम्म। कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है ठीक है। इन यूएसए। मेरा इंट्रोडक्शन जो है ना वो मेरी एचओडी जो है जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ठीक है। लिंक सेंड किया था जिसके थ्रू मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद या जब आप एक दफा इनरोल हो जाते हैं तो इस हम्म। सेंट जूड के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा। इसमें आपको वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन और मेल भेजते रहते हैं कि आप जो है वो ये न्यू कोर्सेज आए हैं तो आप उसमें अप्लाई कर ट्राई सकते करना। हैं। ये ओपन ठीक है। होते हैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सेज एंड डॉक्टर्स के लिए। सही है। तो मैंने इनके बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है ना वो ऑलरेडी मैं अटेंड कर चुकी हूँ। अच्छा डिफरेंट अच्छा। क्रेडिट आवर्स के होते हैं जिसके कंप्लीट करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है हम्म। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि स्पेशली फॉर नर्सेज है। दिस इज अ नर्सिंग प्रोग्राम और हम्म। 18 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। जनवरी में हम्म। ये स्टार्ट हुआ। जैसे मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया। ठीक है। और इस प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए जो है वो आपका मास्टर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि मास्टर हो। अच्छा। आप अगर पोस्ट आरएन या फिर आपने बीएसएम भी किया हो तो उनको भी फ्रेश वो देखते हैं, ग्रेजुएट्स भी लेकिन जाते हैं विदाउट आपका रिसर्च एक्सपीरियंस। का बैकग्राउंड होना आपके लिए नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक जो है। सेंट यूड कैंसर रिसर्च सेंटर है ये बेसिकली फॉर चिल्ड्रन है। अच्छा अच्छा। तो जो नर्सेज पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में या फिर किसी भी कैंसर सेंटर में काम कर रही हैं तो अच्छा, वो इजीली अप्लाई कर सकती हैं। यानी अडल्ट अच्छा, अगर आप इससे आईसीयू प्री में भी हो, रेक्विजिट। ऑन्कोलॉजी के किसी भी सेटअप में, पीड जरूरी नहीं है, अडल्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हाँ, डिफरेंट प्रोग्राम अगर उनके एडल्ट से रिलेटेड है तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर सिर्फ पीडियाट्रिक के लिए कुछ कोर्सेज इनके होते हैं तो वो सिर्फ पीडियाट्रिक नर्सेज ही सही। या डॉक्टर्स ही उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जबरदस्त। इसके बाद आप एक दफा जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर वो आपको टाइम टू टाइम अपनी नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि ये कोर्सेज जबरदस्त। आ रहे हैं, अब ये कोर्स आ रहे हैं, हम्म। तो आप इसमें इस डेट तक अप्लाई कर सकते तो हैं। ये रजिस्टर्ड अब जो जो आपने एविडेंस बताया, रजिस्टर्ड होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? कितने चार्जेस लगते हैं? क्या प्रोसीजर है? किस तरह कर, मैं अगर चाहूँ तो किस तरह रजिस्टर हूँ? देखिए, अब जो भी ऑन्कोलॉजी यूनिट से रिलेटेड होगा, अब वो अपना क्योर फॉर किड्स के नाम से ये सेंट जूड की आप गूगल पे वेबसाइट देखेंगी तो उसमें जब आप ये गूगल पे टाइप करेंगी साथ ही आपके वो आपके लिए आ जाएगा कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आपके हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट या फिर ऑन्कोलॉजी यूनिट होना ठीक जरूरी है। है, क्योंकि ये नाम क्या बताया इंस्टीट्यूशन आपने? बेस्ड होते हैं। ये इंडिविजुअल सेंट जूड हम्म। चिल्ड्रन रिसर्च ठीक है। हॉस्पिटल है या फिर क्योर फॉर किड्स। सही। क्योर फॉर किड्स सही। कि जैसे ही आप ये वेबसाइट पे जाएंगे वहां आप टाइप करते हैं वो आपको लॉगिन और रजिस्टर्ड होने का वो आपको भी हाँ। सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी यानी फ्री जिसपे आप अपना रजिस्ट्रेशन है। नाम और पासवर्ड या फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबरदस्त। उसके बाद प्री रिक्विजिट उनकी ये होती है कि आपके इंस्टीट्यूशन जो है ना वो उसमें कैंसर मतलब एज अ कैंसर डिपार्टमेंट उसमें होना चाहिए। सब ठीक है। बेशक छोटा सा ही डिपार्टमेंट हो, क्योंकि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा हॉस्पिटल पेम्स मैं पेम्स हॉस्पिटल में जी एज अ जी। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी स्टाफ ठीक। काम करती हूँ। मेरा ठीक। 8 बेडेड हॉस्पिटल यूनिट था जो डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी यूनिट है। सही। or yeah, we say unit, you can also say the department or ward something. हम्म। uh, अब हमारा जो है वो हमने डिपार्टमेंट बल्कि अपना मजीद जो है वो बिल्डिंग हमारी नई बन गई है और मजीद उसमें काम हो रहा है। अब हमारे जो ऑन्कोलॉजी यूनिट है वो काफी बड़ा हो गया है।
जबरदस्त। अच्छा, अब अगर स्पेसिफिकली मैं इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो ये अब पहले तो हर 2 साल के बाद ये लोग करवाते थे। दो सही। साल के बाद मतलब ये है कि एक पिछले 2023 में हुआ था और अब ये 2025 में हमारा जो है वो सेकंड कोहॉर्ट है। ठीक। और अभी रिसेंटली इनका थर्ड कोहॉर्ट का उन्होंने ऐड दिया हुआ है, जो कि वो जबरदस्त। उनका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सही। उसमें जितने भी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वाले हैं वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते सबमिट। हैं, यानी अगर स्टार्ट हम कर अभी सकते हैं। करवाना चाहते हैं तो अभी पीक टाइम है, अभी हम वो करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पहले आपको क्योर फॉर किड्स पे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की वेबसाइट मैंने शेयर की है आपके साथ, आप उसके थ्रू जो है वो इस पे अप्लाई कर सकती है। ठीक है। लेकिन मसला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आप इस एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट के प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। ठीक है। इनके प्री रिक्विजिट कुछ काम होते हैं, जैसे सही। स्टार्ट में आपसे वो आपका बायोडाटा मांगते हैं, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूशन का ठीक नाम है। मांगेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है। सही। इसके अलावा आपका नर्सिंग डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है। आपको 2 मेंटोर चूज करने पड़ेंगे, एक नर्सिंग साइड से आपको एक मेंटोर चूज करना है और एक डॉक्टर साइड से। और इसके जबरदस्त। अलावा एक आपको अपना एक डायरेक्ट सुपरवाइजर सिलेक्ट करना होता जो है, जिनका पाकिस्तान में ही रिसर्च होंगे, का ये सारे सुपरवाइजर्स और हाँ, मेंटोर। ये सारे आपके अपने हॉस्पिटल के लोग होने चाहिए। ठीक है। नर्सिंग डायरेक्टर, एक आपका मेंटोर जो कि हम्म। नर्सिंग साइड से होगा, और एक हम्म। मेंटोर आपका डॉक्टर फिजिशियन साइड से होगा, और एक ठीक आपका है। डायरेक्ट सुपरवाइजर जो कि आपकी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो सकती है, आपकी फार्मासिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। आपके पैथोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ये सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जबरदस्त। इसके बाद इनके प्री रिक्विजिट कुछ और फॉर्म्स होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं, वो जिसमें गाइड मैंने करते छोटे हैं मोटे स्टेप बाय स्टेप कि क्वेश्चन। आपने अब ये फॉर्म फिल करना है, अब ये प्री रिक्विजिट फॉर्म फिल करना है, वो इस तरह से गाइडलाइन देते हैं। तकरीबन उनके ना 10 स्टेप्स होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट जैसे बायोडाटा से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप एक फॉर्म फिल करोगे, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं, अच्छा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे, फिर फोर्थ स्टेप पे, सही, यानी लास्ट में उनकी वो प्रॉपर आपसे गाइडलाइन मांगेंगे होती है। या उसमें कोई डिफिकल्ट चीज कोई भी नहीं है, आप अच्छा। इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने से पहले आपको अपना एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रपोजल तैयार करना है। मींस कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो वहाँ आपको ऐसा क्या लगता है कि जो एविडेंस बेस्ड बन सकता है, यानी कि सही। फॉर एग्जांपल कि मेरा जो टॉपिक है वो है म्यूजिक थेरेपी एप्लीकेशन ड्यूरिंग आईवी कैनुलेशन टू जबरदस्त। रिड्यूस द पेन और एंड पीड्स में एंजाइटी स्पेसिफिकली। इन चिल्ड्रन। या मेरा तो है ही पीड्स का। अब उसमें जबरदस्त। आप जो है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड भी कर सकते हम्म। हैं, एक्स्ट्राविजेशन है, म्यूकोसाइट्स है, समथिंग आपके एरिया से जबरदस्त। रिलेटेड जो आप चाहते हो कि इस पे काम होना चाहिए। जबरदस्त। इससे रिलेटेड जो है ना वो आपका यूनिट जो है आप लैकिंग महसूस कर रहे हो, तो आप उस पे काम कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट आपको पहले तैयार करना ही है। ठीक है। और ये वो पूरा जो प्रोजेक्ट रिसर्च आपने प्रोजेक्ट है, ये पब्लिश भी करवाना है या बस अपने पब्लिश उधर जाके करवाएंगे या प्रेजेंट करेंगे, क्या प्रोसेस है? नहीं, अभी आपने एक आउटलाइन सी बनानी है कि ठीक ये है। आपका प्रोजेक्ट किस नाम पे होगा, हाँ हाँ। इसमें आपके साथ कौन कौन इन्वॉल्व होगा, आपकी पॉपुलेशन कौन सी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कितना टाइम पीरियड चाहिए, बजट कितना चाहिए होगा, हाँ हाँ। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जबरदस्त। पब्लिकेशन का काम सबसे एंड पे होता है, वो ठीक मैं है। इस वीडियो के एंड में आपको बताती हूँ। ठीक है। अभी तो आपका बेस करता है कि आपका प्रोजेक्ट जितना अच्छा होगा। अच्छा मीन्स ये है कि आपको अगर लगता है वाकई ही में आपके यूनिट में इसकी जरूरत है, जैसे कि न्यूट्रोपीनिया पे आप कर सकते हैं, तो अब पाकिस्तान में आपको पता है कि जैसे कि एक्स्ट्राविजेशन, म्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोपीनिया, इन चीजों में हमारे लैकिंग बहुत है, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड बहुत ज्यादा लैकिंग है। तो हैंड हाइजीन पे इवन कि आप सिंपल सी चीज जिससे अगर हम सोच रहे थे कि शायद इस पे हम काम करेंगे और ये कोई फायदा नहीं देगा, ये नहीं, बल्कि आप इवन की छोटी सी चीज भी आप सिलेक्ट करते हो और उस पे काम करते हो, तो वो हो सकता है आगे जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए। तो इसलिए आप कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करके उसका एक प्रोजेक्ट बनाए। प्रोजेक्ट की उन्होंने आउटलाइन दी होती है कि आपने ये पॉइंट्स डालने हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको थोड़े बहुत जो इस तरह बताए कि टाइटल बताना है, आपने अपनी लोकेशन बतानी है कि आपने जिस हॉस्पिटल में अप्लाई करना है ये प्रोजेक्ट। सेकंड थिंग, व्हाट विल बी योर पॉपुलेशन,
and what will be your strategies, how you will be apply this project in your country or in your institute. After that, the last step is कि वो आपसे जो आपका डायरेक्ट सुपरवाइजर होगा उसको वो पर्सनली मेल करेंगे। इन सब के मेंटोर के और आपकी जो सुपरवाइजर है और नर्सिंग डायरेक्टर है, इन सब का ईमेल एड्रेस भी उनको चाहिए होता है। वो पर्सनली उनको मेल करते हैं, वो उनसे आपके बारे में एक क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं। वो क्वेश्चनेयर जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, तो आपको नहीं पता आपके प्रोफेसर ने क्या लिखा आपके बारे में, तो इसमें वो आपको नहीं मालूम होगा, बस आपके प्रोफेसर और जो सेंट की टीम है वो आपस में इंटरेक्ट करके वो उनको एक फॉर्म डिस्कस करते हैं, एक फॉर्म फिल करने। यानी कि अच्छे रिलेशन होना जरूरी है डिपार्टमेंट में। अच्छे रिलेशन भी होना जरूरी है। दूसरा उसमें मेन जो चीजें आपकी देखते हैं ना वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं। आप मतलब फिर जो मुझे क्वेश्चन बाद में पता चले थे, उस टाइम तो नहीं मुझे पता चला बाद में कि उन्होंने क्या क्या पूछा था। जैसे कि मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बताया वो नहीं है सच, लेकिन उन्होंने एक क्लू मुझे ये दिया था कि आपसे वो उन्होंने ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं है, आपकी फ्लुएंसी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। इसके अलावा कि आप वर्क एक्सपीरियंस कितना है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, वार्ड में पेशेंट की डीलिंग कैसी है, और स्टाफ के साथ जो आपकी डीलिंग और कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, तो आप एज अ हेड नर्स करंटली काम कर रही हैं, एज अ चार्ज नर्स या स्टाफ नर्स काम कर रही हैं? मैं एज अ चार्ज नर्स काम कर रही हूँ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी पेम्स हॉस्पिटल। जबरदस्त। और मेरा 10 years एक्सपीरियंस मेरा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में है। तो आप तो बड़ी परफेक्ट कैंडिडेट है, आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और ऑन्कोलॉजी, पीड्स ऑन्कोलॉजी का एक्सपीरियंस था। हाँ, जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपको हमने आपके मास्टर्स की वजह से और आपके प्रोजेक्ट की वजह से सिलेक्ट किया था। तो मतलब बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आप वैसे उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें जरूरी नहीं है कि आपने मास्टर्स किया हो, लेकिन असल में आपका अगर रिसर्च बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, आपने रिसर्च की हुई थी इस जाने से पहले? आपने कोई रिसर्च किया था आपने? मेरा तो मास्टर्स जो है ना, मास्टर्स आपका पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड होता है। अच्छा, तो इसलिए मुझे उसमें तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन आजकल आप देख लें कि जेनेरिक नर्सिंग में भी मास्टर्स और जेनेरिक नर्सिंग को खास फर्क नहीं है। उसमें भी आप लोग जैसे कि प्रोजेक्ट करते हैं कोई छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपको रिसर्च का बैकग्राउंड पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपकी कोई पब्लिश थी रिसर्च जाने से पहले? वो लोग ये चीज देखते हैं कि कितनी रिसर्चेस पब्लिश हुए हैं, कौन से कैटेगरी के जर्नल में, या आपके कुछ फेलोज का उन लोगों ने ये चीज नोट की हो? हाँ, मेरी वैसे रिसर्चेस मेरे 4 पब्लिकेशंस है। जबरदस्त। मेरे वहां जाने से पहले तो मेरे 4 पब्लिकेशन है, 2 मैंने अभी बाद में करवाई है। लेकिन अगर आपका कोई पब्लिकेशन नहीं भी है तो ये क्राइटेरिया नहीं है उनका। अच्छा। उसके बगैर भी वो सिलेक्शन करते हैं। यानी आपके कुछ फेलोज थे जिनके बगैर रिसर्च, बगैर मास्टर्स के, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस वो गए हो यूएसए में ये रिसर्च और ये सब प्रोजेक्ट में? अभी जो सेकंड कोहॉर्ट है ना उसमें सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई थी पूरे पाकिस्तान से। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो टोटल उन्होंने मुझे बताया था कि टोटल जो है ना वो 400 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें उन्होंने 7 कंट्रीज को पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड जो 7 कंट्रीज सिलेक्ट किए, जिसमें से पाकिस्तान से फिर हर कंट्री से उन्होंने डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू। एक दफा जब आपका ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का ये सारा जब इसकी एप्लीकेशन की डेट जब क्लोज हो जाती है, उसके बाद वो सारे आपके ये प्रोजेक्ट को देखते हैं, आपका सारा बैकग्राउंड देखते हैं, आपके जो डायरेक्ट सुपरवाइजर है आपके लिए जो कमेंट्स दिए होते हैं वो उसको देखते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। सही। इंटरव्यू जूम बेस्ड होती है, जूम पे आपका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में भी आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन वो करते हैं कि आपने पुलिस में सिलेक्ट अप्लाई किया है, अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या आप चेंजेस ला सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्या इस चीज के लिए रेडी है कि अगर हम ये एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट वहाँ अप्लाई करें आपके हॉस्पिटल में तो आपका इंस्टीट्यूशन इसके लिए रेडी होगा, IRB की परमिशन मिल जाएगी आपको, डाटा कलेक्शन की सॉरी ये सब कुछ जो है ना ये आपसे फर्स्ट इंटरव्यू में पूछते हैं। उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तब आपका इनका जो सेंट जू की नर्सिंग डायरेक्टर है मिस मोनी अब्राहम है, वो आपका सेकंड इंटरव्यू करती है और वो आपको मेल करके फिर इन्फॉर्म करते हैं कि हम अब आपका सेकंड इंटरव्यू भी करेंगे। वो फाइनल इंटरव्यू होता है।
ठीक है। फाइनल इंटरव्यू जय में शुक्र उन्होंने है। आपका देखना होता है कि वाकई आपका बैकग्राउंड भी है, और इसके अलावा आपका वो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन करते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसको आप सही। इंडिविजुअली नहीं चला सकते। इसमें सही। क्योंकि आपको देखिए पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व है, ओ। आपका फिजिशियन भी इन्वॉल्व है, नर्सिंग सही। डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, आपका हॉस्पिटल का जो ईडी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हाँ हाँ या हाँ। फिर आपके जो सीईओ होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। सही। उनकी परमिशन के बगैर आप ये नहीं चला सकते, इसलिए वो ये सब कुछ आपसे दोबारा पूछते हैं। सही। और तो ये क्या, अगर उनको ओके लगता है तो फिर ये आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो हैप्पीली बॉदर करते हैं कि हम एक स्टाफ नर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें या उनको रिस्पॉन्ड करें, उनके लिए क्वेश्चनेयर फिल करें, वो कोऑपरेट करते हैं? आपने क्या नोट किया, या बिल्कुल अनकोऑपरेटिव बिहेवियर होता है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से? अब डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर मैं प्रीम्स में, मैंने ये फर्स्ट टाइम अभी देखा है, लेकिन मेरी नर्सिंग डायरेक्टर ने मैडम आसिया नजीर है, जो कि बहुत हेल्पफुल है, और उन्होंने मुझे जबरदस्त। ये उन्होंने ही इनकरेज किया था बेसिकली। और जबरदस्त। मेरी जो एचओडी है, मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर न्यूजर, उन्होंने मुझे इसके लिए जो है वो मोटिवेट किया था कि आप ये कर सकते हो और आप ये करो। बेसिकली मेरा जबरदस्त। मैंने जस्ट मास्टर्स किया था, तो मैं करना नहीं चाह रही थी मुझे ये हाँ। प्रोजेक्ट, लेकिन अच्छा। उनके कहने पे मैंने स्टार्ट कर दिया। एक रफली सा मैंने एक अपना प्रपोजल बनाया और उनको मैंने इन्वॉल्व किया। तो जबरदस्त। उन्होंने, बल्कि उन प्रोजेक्ट भी पसंद आया, और उन्होंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर दी। उन्होंने कहा अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फिर हम आपको आपका इनविटेशन लेटर भेज देंगे। जबरदस्त। और ये आपने कब अब अप्लाई किया था एग्जैक्टली, किस डेट और कितने मंथ पहले अप्लाई किया था? ये इनकी एप्लीकेशन असल में जब आई थी तो ये जनवरी 2025 में इनकी एप्लीकेशन ओपन हुई थी। ठीक है। और उस टाइम मैंने तकरीबन लास्ट 1 वीक रह गया था, तो मैंने, क्योंकि ये तकरीबन वन मंथ आपको देते हैं, 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा खासा टाइम पीरियड देते हैं, क्योंकि जाहिर बात अच्छा। है आपने अपने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को, इसके अलावा अपने नर्सिंग डायरेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करना था, उन सबको भी बताना होता है कि इस तरह का ये प्रोजेक्ट है, सही। इसको मैंने ये अप्लाई करना है, ये इसमें मैंने हम्म। ये सारा कुछ चाहिए, तो उनकी विलिंगनेस चाहिए होती है ना, तो वो जो हम्म। विलिंगनेस आपको देंगे वो आपने पेपर बेस्ड सही। देनी है। आपने उनकी विलिंगनेस को जो वो देंगे साइन करके, हॉस्पिटल का आपका जो मोनोग्राम वाला होता है एक पेपर, जिस पे आपने विलिंगनेस लेनी होती है, तो वो आप एज अ मेंटोर आपको गाइड करेंगे। और इसके अलावा हॉस्पिटल में, आपके इंस्टीट्यूशन में जो आपको रिक्वायर्ड होगा बजट, या जो भी आपको फैसिलिटेट करने के लिए, वो मौजूद रहेगी। ओह ये चीजें जबरदस्त। आपने उनको बजट से स्कैन रिलेटेड कॉपी किस तरह भेजनी फैसिलिटेट होती करते है। हैं? आपको कोई हेल्प मिली थी उनकी तरफ से, हॉस्पिटल वालों की तरफ से? मेरा असल में प्रोजेक्ट जो है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया जिसमें बजट की ऐसा जितनी हाँ। रिक्वायरमेंट नहीं है, जबरदस्त। क्योंकि ठीक मैंने है। म्यूजिक थेरेपी जो है, असल में इतना मैं डिस्क्लोज कर नहीं सकती, क्योंकि अभी मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो हम्म। जब ये हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट ऐसा था कि जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, वो अभी तो प्रोसेस में है, तो उसमें मुझे ऐसा इतना बजट रिक्वायर्ड नहीं है। राइट। मैंने असल में पेशेंट हाँ। के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया है। तो म्यूजिक जबरदस्त। थेरेपी जो मैं देना चाह रही हूँ ना, वो उनके मोबाइल पे ही, पेशेंट मोबाइल हाँ पे हाँ ही हाँ। है। तो इसलिए इसमें मेरा तो बजट का कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन ये कि आपके हॉस्पिटल वाले, जैसे कि प्रिंटिंग के लिए आपको क्वेश्चनेयर फिल करने के लिए जरूरत तो बजट चाहिए, इसके लिए आपके हॉस्पिटल वाले आपको कोऑर्डिनेट जो करते है हैं। वो हेल्प दे सकते ठीक है। अच्छा, हैं। यानी अच्छा, अब जनवरी में नेक्स्ट आपने स्टेप अप्लाई होता किया था? है, या बिल्कुल, अब नेक्स्ट सॉरी। स्टेप होता है, जनवरी में आपने या अप्लाई किया था और अगस्त जनवरी में में आप जब आप फ्लाई की अप्लाई थी? करते हैं, इसके बाद ये बाकी का प्रोसेस होता है जिसमें आपने हाँ, लेकिन जनवरी में मैंने लास्ट डेट पे तकरीबन अप्लाई किया। उसके बाद ये आपका ये सारा प्रोसेस होता है, जिसमें मैंने आपको कहा ना कि आपने सारे फॉर्म फिल करने होते हैं, जो प्री रिक्विजिट है उनका। हम्म। आपने अपने मेंटोर से ये उनकी विलिंगनेस जो है वो उनको भेजनी होती है। इस 1 मंथ में वो ये सारा करते हैं। और मेरी मार्च में जो है ना, वो वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हुई। जो एक दफा जब आपकी सिलेक्शन हो जाए, तब वो आपको पूरा, वो एक क्राइटेरिया, सॉरी, एक वो पूरा आपको प्लान भेजते हैं कि इस दिन हमारी क्लास होगी, इस दिन हमारा ये आपको मीटिंग अटेंड करनी है। अभी इनके मार्च से लेके जुलाई तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अच्छा। पहले आपने ऑनलाइन क्लासेस इनकी अटेंड और करनी थी ऑनलाइन जून कितनी से। क्लासेस होती थी, वो कितने? आपको साथ साथ जो है वो हर 2 वीकली होती है, दो मंथ में हफ्ते 2 बाद होती है एक घंटे की क्लासेस। क्लास? हर वेडनेसडे को उनकी क्लास होती है, हाँ। हर 2 हफ्ते के बाद। ठीक है। और कितने घंटे की होती थी क्लास ये? सॉरी,
कितने आवर्स की होती थी ये क्लास जो हर 2 हफ्ते बाद होती थी? क्लास 1 घंटे की होती 1 घंटे की क्लास। और क्लास बेसिकली टॉपिक्स क्या होते थे, क्लास में क्या है। हर पढ़ाते थे दो आप घंटे लोग? बाद, अच्छा वो अब मैं आपको उसको बताती हूँ कि वो आपको पहले कुछ मटेरियल देते हैं, रिकॉर्डेड मटेरियल होता है हम्म। जिसको आप अपने टाइम में उन 2 वीक्स में आपने सुनना होता है। अच्छा। आप उसके नोट्स लेना चाहे नोट्स ले हम्म। सकते हैं। आपने उनको, वो उनका लेक्चर, एक ही लेक्चर होता है, वो लेक्चर आपने पढ़ना होता है। इसके अलावा वो आपको एक बुक भी देते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट की एक बुक है जो अच्छा। कि जॉन हॉपकिंस वालों की होती है, वो भी आपको वो भिजवाते हैं। तो आप जबरदस्त। जिस भी कंट्री में हो, वो मुझे पाकिस्तान में मैंने रिसीव की थी, तो उसकी बेस पे वो आपको जो है ना, वो आपको चैप्टर बताते हैं कि आपने ये चैप्टर जो है ना वो प्री रीड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्लास लेने से पहले, हम्म। जो जूम पे क्लास होती है, जूम पे एक्चुअली क्लास नहीं होती, जूम पे एक प्रेजेंटेशन होती है। क्लास अच्छा। आप रिकॉर्डेड जो लेक्चर होता है वो आपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना होता है, और बुक में से एक जो चैप्टर होता है वो आपने रीड करना। तो चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद आपने एक अपनी उन्होंने आपको एक क्राइटेरिया दिया था कि इस क्राइटेरिया के बेस पे आपने जो है ना ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है 10 to 11 स्लाइड्स की, जो कि आपने अपना काम प्रेजेंट करना होता है उस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर के अकॉर्डिंगली। ठीक है। जो आपका प्रोजेक्ट है आपने उससे रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है। सही है। उसके बाद जिस दिन वेडनेसडे को जो 1 घंटे की क्लास होती है उसमें आपने वो प्रेजेंट करना होता है। यानी सब स्टूडेंट ही जब आप प्रेजेंट प्रेजेंट करते हैं? करते हो तो उसमें जो, हाँ स्टूडेंट ही होते हैं सब। ठीक है। अच्छा, हम इस दफा जो कोहार्ट 7, जो सेकंड कोहार्ट है, इसमें 7 कंट्रीज सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें एक पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, फलस्तीन और इसके अलावा इंडोनेशिया और 2 और कंट्रीज है जो अफ्रीकन कंट्री का। ठीक है। और ये क्लासेस कब तक चली? यानी मार्च से अभी क्लासेस स्टार्ट हुई, तो कब, कितने महीने ये बाई वीकली क्लास चली? मार्च से जुलाई तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 ये मंथ्स तक, क्लासेस हर बेसिकली 15। होती है कि ये, सही। हाँ जी, ये 4 मंथ है। सही। 4 मंथ तक ये क्लासेस चलती रही है। उस क्लासेस का बेसिकली काम ये होता है कि जो हम प्रोजेक्ट, जो हमने प्रपोजल स्टार्ट में बना के भेजे थे, वो उसको रिफाइन करवाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद वो हमें हर क्लास में जब हम प्रेजेंट कर देते हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके बाद वो हमें एंड पे वो कमेंट्स देते हैं कि आपकी इसमें ये लैकिंग है, इसमें ये चीज ऐड करें, और इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा। सही। वो सब पॉजिटिव फीडबैक है, कोई उसमें ऐसी वो चीज नहीं। बस आप फीडबैक अपने जो है वो, जब आप फीडबैक देते हैं आप अकॉर्डिंगली अपना प्रोजेक्ट उसके हिसाब से ठीक कर, यानी ये ट्रेनिंग भी है, मैंने एज गाइडेंस भी है, जो रखा था या ट्रेन भी कर रहे हैं प्रॉपर स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, वो हमें गाइड करते हैं। सही। अच्छा, फिर जुलाई तक आपकी क्लासेस होगी, फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया? होते हैं ना वो आपको गाइड करते हैं। जुलाई के बाद अब वो साथ साथ ना क्लासेस साथ साथ वो आपको ये बताते हैं कि अब आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है, आपने अपने हॉस्पिटल में IRB के लिए अप्लाई करना है। जबरदस्त। मतलब साथ साथ वो आपको गाइड करते रहते हैं। तो उसके बाद मैंने मई में मैंने अप्लाई किया था फॉर US वीजा। US वीजा आपने जो है ना वो B1 और B2 वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, जो विजिटर वीजा होता है। विजिटर वीजा के लिए आपने जो उनका फॉर्म होता है वो तो आपने खुद ऑनलाइन फिल करना होता है। पेमेंट इसकी 55,000 पाकिस्तानी रुपीस थी जो कि मैंने पेमेंट की, और नॉन रिफंडेबल होती है। और जब ये सब कुछ हो जाता है, आपकी पेमेंट हो जाती है, तब आपको अमेरिकन एम्बेसी वाले जो है ना वो कहते हैं कि अब आपने अपने लिए डेट सेलेक्ट करनी है इंटरव्यू की। ठीक है। इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट करनी होती है। सही। और इससे पहले आपने उनको अपना एक इनविटेशन लेटर भी भेजना होता है। वो इनविटेशन लेटर आपको मिला होता है जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है स्टार्ट में। जब मैंने आपको बताया था कि जब मेरा इंटरव्यू हो गया उसके बाद उन्होंने मुझे एक इनविटेशन लेटर भेजा था कि हम आपको इस प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, जो कि 18 मंथ्स प्रोग्राम है, जिसमें आपके 2 ऑन साइट विजिट भी होंगे। और ऑन साइट विजिट आपके US में होंगे, इसलिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट है, और जो कि आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली वीजा अप्लाई करेंगे। बाकी अब वीजा की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उसमें अपना सारा जो फॉर्म है US वीजा का वो तो आपने फिल करना ही है। पेमेंट भी करनी है, अपना आपने इनविटेशन लेटर भी लाजमी उसमें भेजना है। इनविटेशन लेटर देने के बाद आपका जब US वाले आपको डेट सेलेक्ट करने को कहते हैं कि आपने अपना जो है वो डेट सेलेक्ट करनी है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की डेट जो पाकिस्तान में, हर कंट्री के लिए डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में इंटरव्यू की डेट मिलना आसान नहीं है,
इंटरव्यू की डेट मुझे 2027 की मिल रही थी, डैम। उसके बाद 2026 की। तो जबकि मेरा जो विजिट था वो हाँ हाँ अगस्त 2025 में। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपने जिस वेबसाइट पे अपना फॉर्म फिल करके भेजा होता है, वो आपको एक वहां पे एक उनका एक ऑप्शन होता है इमरजेंसी सेल। अच्छा। अमेरिकन एम्बेसी का मैं बता रही हूँ। सही। तो वहां पे आपने इमरजेंसी सेल पे उनको मेल करनी होती है कि मुझे एक तो डेट नहीं मिल रही, दूसरी बात आपने अपना सारा वो प्रॉम्प्ट बना के भेजना होता है कि मुझे इमरजेंसी में क्यों चाहिए इंटरव्यू की डेट। ठीक है। इंटरव्यू की डेट इमरजेंसी में ये उनका क्राइटेरिया है कि इंटरव्यू की डेट आपको इमरजेंसी में तभी देंगे या तो किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, ठीक है। या आपका कोई मेडिकल का इशू है, ठीक या है। आपका कोई स्टडी का हुआ है। ठीक है। इन तीन सिचुएशन में वो आपको इमरजेंसी इमरजेंसी कंसिडर फैसिलिटेट करते करते हैं। हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो जो भी डेट मिले, चाहे वो 2028 की है, 2030 की भी मिल रही है, आपने वो ले लेनी। आपको ठीक है। डेट लिए बगैर रिजेक्ट नहीं करनी। इमरजेंसी पे आप अप्लाई नहीं करना। ठीक है। हाँ, इसलिए आपको जो भी सबसे करीब की डेट मिलती है, वो लेनी है। मुझे दिसंबर 2026 की डेट मिली, वो आपने ले लेनी है हर ठीक सूरत है। में। उसके बाद आप इमरजेंसी के उनके जैसे कि आप कांटेक्ट करते हो, उनको अपना रीजन बताते हो, साथ में वो आपसे आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं उसका आपका हॉस्पिटल का कार्ड वगैरह और आपका इनविटेशन लेटर वो दोबारा मांगते हैं। ठीक है। तो ये दो तीन चार चीजें जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप दोबारा उनको सेंड करते हैं, ठीक है। तो वो आपका कंसिडर कर लेते हैं। उन्होंने जबरदस्त। मुझे 2 मई की जो है ना वो डेट दे दी यानी विद इन इंटरव्यू 15 डेज आपको दोबारा अपॉइंटमेंट तो मिलेगी। 2 मई को। हाँ जी बिल्कुल, मुझे 15 डेज के अंदर दोबारा अपॉइंटमेंट मिलेगी। और उन्होंने मुझे बल्कि सुबह 7 बजे आपने जाना होता है वहां पे, आपका डेट टाइम सब कुछ मेंशन होता है वो मेल में जो आप अमेरिकन ठीक है। एम्बेसी को करते हो। सुबह 7 बजे मैं पहुंची हूँ वहाँ पे एम्बेसी। वहाँ पे सारे वही उनकी जो प्री रिक्विजिट होते हैं कि आप सारे वो पेपर बायर से पहले चेक करते हैं, उसके बाद आपको भिजवाते हैं कि आपको कौन सा वाला वीजा है, विजिटर वीजा है या मतलब कि उनके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आप यूएस एम्बेसी जब जाते हैं तो यूएस एम्बेसी में भी आपके फिंगरप्रिंट्स दोबारा से लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद वो आपके पेपर दोबारा से देखते हैं, सारा ये पूरा होता है। उसके डबल बाद चेक आपका करते हैं। जो है वो, हाँ, ये डबल चेक करने के बाद आपको इंटरव्यू वाली एक और क्यू में खड़ा कर देते हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है। लंबी, बहुत लंबी लाइन होती है। हाय। तो आपने इंटरव्यू वहां पे जो 4 विंडोज होती है जिसमें हाँ हाँ। आपने जहाँ पे आपकी बारी आ गई, एक विंडो में आपने जाना होता है, वहां आपने दोबारा से वो आपकी पिक्चर लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और आपसे 2-4 सवाल करते हैं। मुझसे जो क्वेश्चन उन्होंने किए थे कि आपका पर्पस क्या है यूएस जाने का, ठीक इसके है। अलावा आपने पहले ट्रेवल किया है या नहीं किया। हम्म। मेरी जो है वो पहले की भी ट्रैवल हिस्ट्री है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेंट जूड के साथ 2022 से जो है वो इनरोल्ड हूँ। तो इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स आते रहते हैं। इनका हाँ। जैसे कि कुछ रिसर्च वर्कशॉप होती है, रिसर्च वर्कशॉप ना भी हो, ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड इनकी वर्कशॉप्स होती है, जिसमें एक मैंने ओमान में अटेंड की थी 2023 में, और जबरदस्त। एक इनकी पैलिएटिव केयर पे मैंने अटेंड की थी मोरक्को में। जिस जबरदस्त। उन दोनों में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सब जबरदस्त। चीजें जो है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, हर चीज को सही। अच्छा पहले मुझे ये बताइए मोटिवेशन कहाँ से लेकिन सर आती है? वीजा के तो मैं इतनी नर्सेस को जानती हूँ, कोई नर्सेस रिसर्च में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, इस तरह के प्रोग्राम्स में रजिस्टर नहीं करवाती, और आपने माशाल्लाह तीन तीन किए हैं। मुझे अब पता चला है कि आपने वो ओमान वाली और मोरक्को वाली भी किया। दैट्स अ वेरी गुड चेंज। आप एक इंस्पिरेशन है बाकी सब यंग नर्सेस के लिए। हम लोग तो यहाँ पे स्टूडेंट नर्सेस तो लोकली पाकिस्तान की रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज में जाते हुए भी कहती हैं कि अच्छा किराया लगेगा, अच्छा जाना है, क्यों जाएं क्यों ना जाएं। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में क्यों पार्टिसिपेट करें, क्यों जाना चाहिए, क्यों आपकी तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए? इंटरनेशनली वाकई करने थे। असल में पहले मुझे भी नहीं पता था। ये मेरे जो पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो मेरी एचओडी है डॉक्टर नुजत, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे जबरदस्त। ये लिंक भेजा जिसके थ्रू मैंने ऑनलाइन मैंने इनके बहुत से कोर्सेज जो है ना वो अटेंड किए हुए हैं, जिसकी बेस पे वो आपको जबरदस्त। सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ हाँ। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत से ऐसे प्रोग्राम है जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये आपकी डीमोटिवेशन नहीं है कि आप हम्म। सिलेक्ट नहीं हुए उनके ऑन साइट विजिट के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर दफा ही रिजेक्ट होगे। हम्म। बल्कि जो मैंने अपनी मास्टर्स की रिसर्च की थी, आप हम्म। इमेजिन करें, उनका एक का प्रोग्राम आया था जिसमें उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट
सबमिशन के लिए, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है, जॉर्डन। या जॉर्डन में उन्होंने मेरा जो मैंने मास्टर्स में रिसर्च की उसका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश किया है, और जबरदस्त। वहां पे उन्होंने बल्कि प्रेजेंट भी किया है। जबरदस्त। मेरी सिलेक्शन एज अ एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन, तो मेरी सिलेक्शन एब्स्ट्रैक्ट की हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस दफा जो है ना वो ट्रेवल एक्सपेंसेस नहीं दिए थे, उसके लिए उन्होंने मुझे वो नहीं, सिलेक्शन नहीं दी थी। तो इसमें आपका वो ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आपको वो सिलेक्ट इस तरह नहीं करते तो वो डिमोटिवेशन वाली कोई वो है नहीं। आपको, मेरा ख्याल है कि अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना पड़ेगा। जबरदस्त। आप इंटरनली खुद मोटिवेट हो तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए मजीद चांसेस भी खुलते हैं और अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है। अब जब मेरा ये प्रोग्राम जो है, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 18 मंथ्स है, अभी मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। फर्स्ट विजिट में मैंने अपना प्रपोजल जाके वहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान से एक मेरी सिलेक्शन हुई थी। जबरदस्त। पिछले साल जो हुआ था उस 2023 में, उसमें हमारे आगा खान की एक, उसमें भी पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ था, और आगा खान की हमारी एक बस जिसने ये अपना एक प्रोजेक्ट वहाँ पे पेश किया था। इस साल मेरी सिलेक्शन हुई है, और अभी नेक्स्ट ईयर हर साल लेंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का प्रोजेक्ट पहले 2 ईयरली होता था, लेकिन अब वो 1 ईयर ईयरली सही है। और ये 18 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। इसलिए स्टार्ट में आपको ऑनलाइन जो है उनके लेक्चर लेने होते हैं, साथ साथ वो आपको गाइड करते रहते हैं कि आपने यहाँ पे ये गलती की है, आपको ये ठीक करनी है, आपने इस तरह से आगे मूव करना है। फिर जब आप ऑन साइट इनका विजिट होता है, जो आपको वीजा अगर मिल जाता है, अब मुझे वीजा जब आप यूएस एम्बेसी जाते हो, वो आपका जब इंटरव्यू करते हैं वो उसी टाइम आपको बता देते हैं। आपसे अगर पेपर ले लेते हैं आपके, तो वो आपको समझ लें कि आपका वीजा लग गया है। जबरदस्त। वो आपको उसी टाइम बता देते हैं कि योर वीजा इज अप्रूव्ड। उसके बाद आपको आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं। उसके 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद आपको पासपोर्ट वो कहते हैं कि आपने कलेक्ट करना है। उसके लिए भी आपको मेल आ जाती है और मैसेज भी आपके नंबर पे आ जाता है कि आपने अपना यूएस का जो वीजा लग गया है, तो आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। जबरदस्त। ये सारा तो प्रोसेस हो गया आपका वीजा का। उसके बाद आपने जब जाना होता है वहाँ जाके आपने अपना, अच्छा अब वहाँ के लिए जब आपने जाना है, आपका कोई ट्रेवल एक्सपेंस नहीं है, कोई आपका खाने का कोई वो नहीं है, आपकी अकोमोडेशन तक वो अरेंज करके। कितने दिनों का टोटल आपका ऑन साइट था यूएसए में? कितने, कौन से सिटी में रही थी आप? मेरा ये 7 डेज का था, और ये है टेनेसी जो उनकी स्टेट है, और उनका सिटी है मेम्फिस। क्या नाम है? सॉरी, मेम्फिस। अच्छा, सही सही। MES, हाँ, PHIS है मेम्फिस। आप गूगल पे करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। सैंड ड्यून भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ मशहूर इसलिए है सैंड ड्यून की वजह से। ये जो कैंसर रिसर्च है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वो ट्रीटमेंट देते हैं। और इसके अलावा उनके डेथ के जो वहाँ पे जो पीडियाट्रिक डेथ रेशियो है वो भी बहुत कम है। इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत फोकस है उनका, हैंड हाइजीन पे बहुत फोकस है। हमारे यहाँ उन्होंने फर्स्ट डे हॉस्पिटल का टूर भी करवाया, लेकिन पेशेंट तक हमें फिलहाल उन्होंने नहीं जाने दिया। इसके अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको वहाँ जाने से पहले मीजल की वैक्सीनेशन करवानी रहती है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी एक तो आपने मीजल की वैक्सीन, दूसरा कोविड की, ये दो चीजें जो है ना आपसे वो बाज़ वक़्त एयरपोर्ट पे भी पूछते हैं, और वहाँ पे हॉस्पिटल में एंट्रेंस के लिए भी आपकी मीजल की वैक्सीनेशन होना जरूरी है। तो ये आपने लगवाई थी दोबारा? वैक्सीन के लिए हाँ जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ये कहते हैं अगर इफ यू हैव एनी प्रूफ दैट यू आर वैक्सीनेटेड, तो ठीक है आप वो दे दें। इफ यू डोंट हैव देन यू विल अगेन यू विल गेट द बूस्टर डोज ऑफ द मीजल। ठीक है। और ये चार्जेस लेते हैं इसके या फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं? लगाते तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको परचेज करनी होती है। मीजल की वैक्सीन आपको इजीली अवेलेबल होती है, 2000 रुपीज की तक की मिल जाती है। कितने चार्जेस थे मीजल्स की वैक्सीन के? की जो है वो आपको मिल जाएगी 2000 पाकिस्तानी। अब ये डिपेंड करता है, बाजू का वो नहीं चलती पाकिस्तान में फिलहाल, वो कहीं मिल रही थी। जब मुझे मिली है तो वो मुझे उन्होंने 2000, उसके बाद आप वो जाकर कहीं से भी लगवा। ठीक है। अच्छा, फिर आपने उधर 7 डेज स्टे किया, सारा कुछ उनकी तरफ से था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सारा कुछ उनकी तरफ से था। मैं मीजल की वैक्सीन के लिए ये कह रही हूँ कि आपको एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल होता है जो आपको मीजल की वैक्सीन का एक कार्ड बना के देता है, जो आपके एयरपोर्ट पे और बाकी की कंट्रीज में वैलिड होता है।
सही। आपको कोशिश करें कि आप मीजल्स की वैक्सीन वहां से लगवाएं। कौन से अब हॉस्पिटल आते हैं मैंने इसमें? मीजल्स की वैक्सीन जो पोलियो, ये अभी जो इस्लामाबाद में है वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है, ठीक है, सही। फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक हॉस्पिटल, जिसका पहला नाम पोली क्लिनिक होता था। अच्छा, लिस्ट मिल ये जाएगी G6 मतलब? जो है। लिस्ट बनी हुई है, लाहौर में ही है, इस्लामाबाद में ही है? हाँ सही है। हाँ, लाहौर में कुछ हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड है, क्योंकि आपको वो वैक्सीन लगाते हैं और वो आपको एक स्पेशल कार्ड बना के देते हैं आपकी वैक्सीनेशन का, जिस तरह पोलियो की या कोविड का एक कार्ड मिलता है। कोविड का तो आपको नादरा से भी मिल जाता है जो अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है। तो ये दोनों चीजें आपने लेके जानी होती है। ठीक है। उसके बाद वहां पे जब आप जाते हो तो सबसे पहले तो आपको वो होटल की अकोमोडेशन, सबसे पहले तो आपको एयरपोर्ट से ही आपको रिसीव करने के लिए लाजमी कोई ना कोई आया होता है। हम्म आपको कोई बंदा रिसीव करने के लिए आया होगा एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम्म और नंबर वो आपको पहले दे देते हैं, आपने कांटेक्ट कर लेना है। ठीक एयरपोर्ट पे आपके पास वाईफाई के सिग्नल होते हैं, आप इजीली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो एयरपोर्ट के अंदर। हम्म। जब आप उनसे कांटेक्ट करते हो वो आपको पिक करते हैं, आपका लगेज वाह, के यानी साथ में लेने भी आपको आते हैं वो होटल तक लोग? आपको ड्रॉप करते हैं। रिसीव हाँ करने बिल्कुल। आते हैं प्रॉपर? तो रिसीव कर रहेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद आपको जो है वो आप जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन होगी उस वहाँ आपको ड्रॉप करेंगे। बड़े बड़े और प्रोटोकॉल से वहाँ पे गई है भी मतलब ये आपने सफिया तो। अपना वहाँ वो लोग वो प्रोटोकॉल देते हैं, जबरदस्त। सिर्फ मुझे नहीं, सबको प्रोटोकॉल देते हैं जो ये भी तो वहाँ अच्छी जाए। बात है। वहाँ पे आप वहाँ पे आपको फिर अपनी जो है वो उनको बताना होता है कि आप अपना इनविटेशन लेटर, बस वहाँ पे उन्होंने ना पहले से बताया होता है जो आपकी अकोमोडेशन होती है कि ठीक है। इस नाम का बंदा है, और ये इस रूम को आपको खुद वो बताते हैं जो होटल वाले। तो ठीक है। वहाँ पे आपने चेक इन पर्सनल करना रूम होता देते हैं या है। शेयरिंग में देते हैं? डिपेंड करता है, वैसे अगर आप शेयरिंग मांगना चाहते हैं, आपके साथ कोई और गया है, हम्म फॉर एग्जाम्पल आपके हॉस्पिटल से ही या आपके पाकिस्तान से कोई दो बंदे गए होंगे, इस तरह की भी कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप होती है ना, जहाँ पे आपके हम्म। एक कंट्री से तीन तीन चार चार लोग भी होते हैं, उस सूरत में वो आपको शेयरिंग भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि वो आपको सिंगल रूम देते हैं। जबरदस्त। ठीक है। सिंगल रूम में हम्म और उसमें ब्रेकफास्ट आपको जो है ना वो वैसे भी कम्प्लीमेंट्री होता है। और हम्म उसके बाद आपको गाड़ी पिक करने आती है, जो नेक्स्ट डे जहाँ आपकी क्लास होती है वो सेंट जूड में हमारी क्लासेस होती थी, हम्म। जहाँ पे फर्स्ट डे तो इंट्रोडक्टरी था और बाकी लेक्चर्स थे। डिफरेंट लोगों को उन्होंने इनवाइट किया होता है जो कि वहाँ पे हमें लेक्चर देने आते हम्म। हैं, और वो सब पीएचडी लेवल के लोग होते हैं। जबरदस्त। क्लासेस किस और चीज की होती थी? वहाँ की नर्सेस भी जो उसमें आपको लीडरशिप से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, हम्म। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट का नेक्स्ट स्टेप होता है वो उससे रिलेटेड लेक्चर होते हैं। इन 7 डेज में आपको अपना एक तो प्रपोजल वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। प्रेजेंट करने के बाद आपने मजीद जो भी वो आपको, क्योंकि एक्सपर्ट्स आए होते हैं वहाँ पे जो आपका ये प्रपोजल सुन पाते हैं, सही। वो आपको अपनी तरफ से जो भी है वो सजेशन देते हैं, जो भी रिकमेंड करते हैं, आप एक तो उनकी रिकमेंडेशन सुनते हैं। इसके हम्म अलावा आप की फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हम्म कि अब मेरा म्यूजिक थेरेपी से रिलेटेड था तो उन्होंने मुझे म्यूजिशियन और जो वहाँ पे, और सेकंड थिंग मेरे पेन रिडक्शन और एंजाइटी को कम करने से रिलेटेड उन्होंने वहाँ पे जो उनकी पेन रिडक्शन पेन नर्स अलग से है, हम्म उन्होंने मुझे वहाँ पे उनसे मिलवाया, उन्होंने अपना मुझे तारुफ करवाया। इसके अलावा जो उनके जो उस हॉस्पिटल में जो वो काम करती हैं उनका जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया उन्होंने। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताना चाहूंगी कि आपने जो पीयर्स अपने जो अपने मेंटोर एक तो यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, एक नर्सिंग साइड से थे और एक आपके फिजिशियन साइड से। इसके अलावा आपको सेंट जूड वाले जो है ना वो एक और पीयर आपको देते हैं। पीयर कौन होता है? जिसके साथ आपको कनेक्ट करते हैं, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड बंदा होता है, वो वहां पे सेंट जूड का बंदा होगा। उसके साथ आपने हर 2 वीकली उसके साथ भी अपने जूम पे कनेक्ट करना है। वो आप जूम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसका व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, उस पे आपको जो भी तरीका है वो उसके थ्रू आपने कनेक्ट करना है उससे। तो मिस वो भी सफिया, आपको ये गाइड जो करती है। उधर का पीयर है, ये क्या नर्सिंग डिपार्टमेंट से होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट से, रिसर्च डिपार्टमेंट से? हाँ, वो होता है आपका नर्सिंग डिपार्टमेंट से, और नर्सिंग नर्सिंग डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट से भी जो होगा आपका जो नर्सिंग डिपार्टमेंट जो आपका टॉपिक है वो उससे रिलेटेड होगा, क्योंकि वहाँ ठीक के है। नर्सिंग जो है ना वो बहुत एडवांस होती है। वो ज्यादातर नर्स प्रैक्टिशनर के तौर पे काम करते हैं, पेन नर्स अलग होती है वहाँ पे,
हम्म। आईवी नर्स उनकी अलग है इनके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम ल्यूकीमिया वालों को सबको मतलब कि डिफरेंट टाइप के कैंसर को हम ही ट्रीट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम लोग वहाँ पे ल्यूकीमिया वालों के अलग नर्सेज है, सॉलिड ट्यूमर वालों के अलग नर्सेज है। मीन्स कि उनके पास नर्सिंग का भी बहुत वास्ट किस्म का एक्सपीरियंस है। और मैंने आपको जिस जबरदस्त। तरह पहले बताया कि उनकी जो है ना हम्म। वो पीएचडी नर्सेज होती हैं जो सही। कि आपको गाइड करती है। उनका रिसर्च जो टीम होती है वो भी आई होती है, वो भी आपको गाइडेंस देती है। तो ये जबरदस्त। सारा कुछ जो है वो इस 1 वीक में होता है। वन ठीक है। वीक में आपका जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वहां पे आपको कहा जाता है, मतलब फाइनल आपको जो भी रिव्यूज उन्होंने देने होते हैं, फाइनल रिव्यूज आपको जब मिलते हैं उसके बाद आपने वापस अपने जब कंट्री आते हैं तो आपने इम्प्लीमेंटेशन पे काम शुरू करना होता है। ठीक है। क्योंकि 18 मंथ का प्रोग्राम है, 18 मंथ में नेक्स्ट जो 10 मंथ्स है ना वो आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना होता है। ठीक इम्प्लीमेंटेशन है। मीन्स ये है कि जो आपने प्रपोजल प्रिपेयर कर लिया था वो अप्रूव हो गया। इसके अलावा आपने अपने हॉस्पिटल से आईआरबी की परमिशन भी लेनी होती है, क्योंकि ठीक आपने है। डाटा जिस अपने हॉस्पिटल से कलेक्ट करना है तो वहाँ के आईआरबी की परमिशन उनको रिक्वायर्ड होती है हम्म। सेंट्यूट को। सही। अब उसके लिए एक प्रपोजल आपने अपने हॉस्पिटल वालों को भी जो है वो देना होता है। और हॉस्पिटल में भी आपको प्रेजेंट बाजू का करना होता है, जहाँ पे आप जिस भी हॉस्पिटल से आप आईआरबी की परमिशन लेते हो वो भी आपको कहते हैं कि आपने अपना प्रपोजल प्रेजेंट करना है। आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू आईआरबी परमिशन। सही। ये भी उनका एक वो क्राइटेरिया है कि आपने उनको आईआरबी जो आपको मिलेगा उसको हम्म। स्कैन कॉपी उनको भेज सकती है सेंट्यूट वालों को। ठीक इसके है। बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, जैसे कि यहाँ पे अब लिखा होता है फर्स्ट ऑन साइट विजिट, जैसे आपने मेंशन किया ये 1 वीक का होता है। और इसके बाद फेज 2 शुरू होता है। ये सारा फेज 1 था जिसे ठीक है। आपने ऑनलाइन क्लासेस की थी। हम्म। इसके अलावा आपको ये जो आपने प्रेजेंट किया था, जैसे इसमें लिखा होना फेज 1 में जैसे 6 मंथ का है सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में मैंने आपको कहा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं हम्म। जो कि आप लेक्चर लेके बुक्स के जो चैप्टर क्लासेस। जो आपको रिकमेंड वो आप ले लेते हो। फिर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है, वो प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट करनी होती है जो एक डेजिग्नेटेड उन्होंने एक दिन रखा होता है उस दिन पे। और हम्म। इसके अलावा जो है वो ये जैसे लिखा फैसिलिटेटर गाइड लाइव सेशन। इस लाइव सेशन में ये क्लास नहीं होती जो जूम पे होते हैं ना, असल में वो 1 घंटे का लाइव सेशन होता है। उसमें हर बंदा अपनी बारी पे जो है ना वो अपने ये प्रेजेंट कराता है। इसके बाद ये इसमें आगे जो तरह लिखा है फर्स्ट ऑन मिस सफिया, एक साइट सेकंड विजिट हो प्लीज। गया। आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, आप एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन करेंगे प्लीज? ओके। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, आवाज थोड़ी सी और थी। ये वैसे डॉक्यूमेंट है, मिस सफिया ने मेरे साथ शेयर किया है, सेंट जूड का है ये, नर्सिंग का जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मॉडल ये जो फॉलो जिसके थ्रू इन्होंने ये रिसर्च करी है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, 18 मंथ पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। तो अभी मिस सफिया हमें दोबारा ज्वाइन करती हैं तो हम अभी इसके फेज 2 को डिस्कस करते हैं। हमने फेज 1 डिस्कस कर लिया इसका। सही, तो आप फेज 2 के बारे में बता रही थी। अब फेज 2 पे जब आप जाते हैं तो वो 2 मंथ्स का है। जैसे कि इसमें प्री इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग करते हैं हम। प्री इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चनएयर या टूल जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है वो आपको इम्प्लीमेंट करने से एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप उसकी पायलटिंग करना चाह रहे हो कि ये जो टूल आपने डेवलप किया ये जहां से भी आपने वो टूल लिया है क्या वो आपके सेटअप में इजीली जो है वो आपके नर्सेज या आपके पेशेंट पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो ये जो फेज 2 होता है ना, इस ये 2 मंथ है, इसमें आपने प्री इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग करनी होती है। तो ठीक है। इसमें ये पायलटिंग है। उसके अलावा जो बेसलाइन डाटा अगर आपने कोई कलेक्ट करना है ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो 10 मंथ्स का प्रोसेस है। ये ठीक 10 है। मंथ्स इसमें आपने ये नवंबर से अगस्त तक होगा। और इसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जो भी आपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का प्रोजेक्ट बनाया था उसको आप अप्लाई करते हो। और सही। उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने टाइम बाय टाइम अपने जो नर्सिंग मेंटोर और फिजिशियन मेंटोर है उनसे भी गाइडेंस लेनी है। उनको भी आपने जो है इसमें इन्वॉल्व करना है और इन्वॉल्व आपकी करना है प्रोग्रेस उनके साथ शेयर करते रहना है। और डेफिनेटली। इसके अलावा अब ये जो फेज 2 और 3 है ना, इसमें जो उनका लाइफ सेशन जो हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं सेंट के साथ, वो मंथ में एक टाइम होते हैं। मतलब कि मंथली हमने लाइव सेशन जूम पे उनके साथ कनेक्ट होना है। वो 1 आवर का भी हो सकता है, 2 आवर की भी ये मीटिंग होती है होगी जिसमें आपने यानी। अपनी प्रोग्रेस बतानी होती है। ठीक है। पहले इसमें आपने 15 डेज अपनी बाद 1 घंटे का होता था, अभी 30 डेज बाद 2 घंटे घंटे का हो रही है मीटिंग। सही है। 2 घंटे वो डिपेंड करता है कि आपकी मीटिंग जो है वो
बाद 1 घंटे में भी खत्म हो जाती है वो। बाद कुछ कैंडिडेट्स का जो है ना वो टॉपिक लंबा भी हो सकता है। सही। आप कुछ का कम हो तो ज्यादा पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो इस वजह ठीक से है। वो थोड़ा बहुत लंबा होता है। सही। लेकिन उन्होंने वैसे क्राइटेरिया दिया होगा कि आपने 10 स्लाइड से ऊपर नहीं जाना, आपने उसी में इसको जो है ना वो कंप्लीट करना है। उन्होंने ठीक है। हमें टाइम दिया होगा, आपने इसको 3 मिनट में जो है ना ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। 5 मिनट में प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है और बाकी के 10 मिनट आप जो है ना वो डिस्कशन के। ठीक है। और ये ये सारी अगस्त तक ये चलता अपने रहेगा सारा प्रोसीजर, क्लासेस तक, नेक्स्ट ईयर अगस्त तक? हाँ ये नेक्स्ट ईयर तक आपने ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, डाटा कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपने इसकी जो एनालिसिस होता है डाटा का वो एनालिसिस करना है। लेकिन अपनी नर्सेस को भी आपने इन्वॉल्व करना है। डेफिनेटली। आपकी एक टीम टीम बनती है जिसमें आपकी नर्स एजुकेटर भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके फिजिशियन भी इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप इन्फेक्शन कंट्रोल पे कर रहे हैं, आपके पेशेंट, इसके अलावा आपका पेशेंट भी इन्वॉल्व होता है, आपके पेशेंट के जो अटेंडेंट या पेरेंट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। मुझे इन सबसे सबको ज्यादा लेके आपके टेंशन ये है साथ करना मैनेजमेंट होता की, है। कि और मैनेजमेंट इतना पार्टिसिपेट करेगी आपके साथ के, फॉर एग्जांपल अब आपका रिसर्च कहता है कि म्यूजिक थेरेपी होनी चाहिए, तो वो कितना डिपार्टमेंट आपका सपोर्ट करता है कि वो सब बेड साइड पे ये पॉलिसी बनाता है कि इस तरह हाँ, से म्यूजिक थेरेपी? ये चीजें जो है ना ये आपकी ये बातें भी हम डिस्कस करके आए हैं कि हमें फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी अपनी नर्सेज ही इसमें जो है ना वो बैरियर है कॉज करेंगे कि आपको जो है वो नर्सेज को पहले ये बताना कि हम ये चीज ये एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ताकि देखिए आपका भी टाइम बचेगा, पेशेंट हम्म। को भी दो दो प्रिक नहीं होंगे एक ही हम्म। दफा में पेशेंट को आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसकी एंजाइटी कम करनी, पेन कम करना है। तो उसके लिए हम्म। आपने देखे कि आप ये करेंगे तो पेशेंट का भी फायदा है, पेरेंट्स का भी फायदा है, वो भी सेटिस्फाई होंगे और हम्म। नर्सेज का भी टाइम बचेगा। ऐसे ही अब है। जरूरी नहीं कि आप इस टॉपिक में बात करें, आप किसी भी टॉपिक पे जो भी आप प्रोजेक्ट उठाते हैं जिसका आपको हम्म। लगता है कि ये जो है वो होना चाहिए, तो बेहतरी आप है। उस पर अपने नर्सेज को एजुकेट करेंगे। अब इसमें आपको एक नर्स एजुकेटर को हम्म। इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप नर्स एजुकेटर को भी इन्वॉल्व करें ताकि वो इनको एजुकेट करें, साथ में थोड़ी बहुत काउंसलिंग इनकी भी करें आपने साथ साथ। और मैनेजमेंट की तरफ से इशू अगर आएगा तो वो स्टार्ट में ही आ सकता है, इसलिए आपको स्टार्ट से ही जब आप एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट आप सपोर्ट। जब इसमें अप्लाई करोगे तो जरूरत है आपने मैनेजमेंट को पहले आपको उनकी सपोर्ट होगी तो ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट का ऐसा इतना बाद में रोल नहीं है, लेकिन आपकी नर्सेज आपका टीम वर्क होना चाहिए, ये चीजें बहुत मैटर करती है। सही। आप अपने वार्ड या अपने यूनिट की जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें आप काम करें उन नर्सेज को, वहाँ की हेड नर्स हो गई, वहाँ की टीम लीडर हो गई या मैनेजर हो गई, उन सबको आपने इन्वॉल्व करना है। उनको जो है वो अब उनके हो सकता है माइंड सेट ऐसा बना हो कि ये चीज हो सकता है ये बहुत छोटी सी चीज हो और वो इसको जो है वो ना समझे कि जो है ना आगे मजीद जो है आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है अपनी टीम की तरफ से? मिस सफिया, आपको लग रहा है कि आपकी जो रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, आपकी टीम वर्क में जो बाकी स्टाफ नर्सेज हैं, बाकी हेड सिस्टर्स हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल एंड की तरफ लेके जा रही हैं? मेरे जो वार्ड की नर्सेज है वो मेरे साथ वैसे कोऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि मैंने उनको इसके फायदे बताए हैं, बल्कि साथ साथ उनको भी मोटिवेट करती रहती हूँ मैं कि ये जो है ना एक देखिए जो प्रोजेक्ट हम अप्लाई करेंगे उससे सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, पेशेंट का भी फायदा है, अटेंडेंट का फायदा है, नर्सेज का अपना फायदा है। क्या आप एक पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल कि वो एक पीडियाट्रिक में आपको पता है कि बच्चे इतना इजीली कैनोला पास नहीं करवाते, या फिर उनकी एलपी है या जो लोकल में कर रहे हैं, तो इसमें बच्चे जो है वो ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं और उनको पता होता है कि ये प्रोसेस मेरे साथ बार बार होना है, तो उसमें आप बच्चों को इजीली अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर दो तो आपके लिए भी इजी है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में ठीक है, दोनों के लिए फायदा है। दूसरी बात जो उनके पेरेंट्स जो दोनों के लिए, तीनों के लिए, पेशेंट के लिए भी, नर्सेज के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो जो मेरी टीम जो मैंने बनाई है वो तो मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि मैंने उनको भी मोटिवेट किया है। इसके अलावा जो हमारी नर्सेज है स्टार्ट में मुझे बैरियर, नर्सेज के रजिस्टर्स का बैरियर जरूर फेस करना पड़ा है कि वो भी इसके लिए विलिंग नहीं थी, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी नर्सेज को अगर आप अवेयर करोगे, थोड़ी एजुकेशन दोगे तो चेंज आता है। बिल्कुल सही काम है सफिया, एफर्ट करने से चेंज आता है। अच्छा, मुझे एक दफा बस बता देंगे जूनियर नर्सेज के लिए
मुझे आज कल भी पता है, मैं कॉन्फ्रेंस पे गई थी, रिसर्च कॉन्फ्रेंस पर, वहां पे मुझे जूनियर्स मिली और वो पूछ रही थी कि हम इस तरह की रिसर्चेज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नर्सेस को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस तरह की? अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट नर्स है या एक अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, उसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, जिस तरह आपने बताया टोटल कितना आपका एक्सपेंस लगा ये चीज में, वो पार्टिसिपेट करें या सिर्फ सीनियर नर्सेस करें जो बहुत ज्यादा, जिनके पास रिसर्च पब्लिश्ड है या कुछ इस तरह से, कितना एक्सपेंस लग जाता है फिर वो चीज में पार्टिसिपेट करें? सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपेंस इसमें क्या लगता है, आपकी वीजा की फीस लगती है, अदरवाइज आपका कोई एक्सपेंस नहीं लगता। हम्म। आपको अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन हो जाती है तो हम्म। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपको स्टडी करना है। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल की मैनेजमेंट अगर आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है, सारा कुछ काम आप खुद कर सकते हो। आपने हम्म। उसी यूनिट में बैठ के ये काम करना है। देखिए मुझे कहीं भी डाटा कलेक्शन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, मैंने जिस हम्म। पेशेंट को कैनुला पास करना है मैंने उसी से डाटा भी वहीं से कलेक्ट करना है। ना मेरा कोई बजट लग रहा है इस पे। बजट क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रिंटिंग का मसला है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर है तो वो आप अपनी मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उसमें वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा न्यू नर्सेज कोई इसमें पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च का बैकग्राउंड पता हो, कोई पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है आपकी। हाँ, हम्म। बैकग्राउंड आपका अच्छा है ताकि हम्म। आपको नो हाउ हो कि रिसर्च है जबरदस्त। क्या, आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो कहाँ से लेना है, लिटरेचर हम्म। रिव्यू कैसे करना है, ये हम्म। चीजें मैटर करती है। अदरवाइज ये है कि वो प्रेफर करते हैं कि नर्सेज जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, फॉर एग्जांपल हम्म। 4 to 5 years हो, हम्म। वो उनको भी कंसीडर करते हैं। सही। इसमें ऐसा जैसा वो कोई वो नहीं है। सही। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप इंटरनेशनली नहीं भी करना चाह रहे, आप अपने डिपार्टमेंट में ही कोई भी टॉपिक, जैसे हमारे डॉक्टर्स कोई भी टॉपिक लेके तो डाटा कलेक्ट करके अपनी रिसर्च करते हैं और पब्लिश करवा सकते हैं, तो फिर नर्सेज क्यों नहीं इस फील्ड में आगे आती है। डेफिनेटली। ऑन्कोलॉजी में हम्म। अगर आप देखें तो ऑन्कोलॉजी में कोई 1000 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें जिसकी बेस पे आप जो है ना वो डाटा कलेक्ट कर सकते हो। आप अपने टाइम पीरियड के अपने आसानी के साथ जब जब आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं आप उसमें करें। उसके लिए कोई जरूरी नहीं आपको किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन लेना हो। उसके लिए आप रिसर्च तो ऐसी चीज है कि वो आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लें, अपनी टीम बना जबरदस्त। लें, नर्सेज जो आपकी है उनके साथ मिलकर आप रिसर्च कर सकते हैं। गुड हो गया। रिसर्च क्या है, देखो कोई काम पहले हुआ है उसको हमें रिसर्च करना है, उसको आप एविडेंस ढूंढते हैं उसके लिए कि ये काम बाहर के कंट्रीज में हो रहा है, तो इसको मैं अपने इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई करूं तो क्या चीज बेहतर हो सकती है, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो सकती है। इवन की मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ एक हैंड हाइजीन पे भी अगर आप काम करते हो ना, तो हैंड हाइजीन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हैंड हाइजीन से आपको ये पता है चेन ऑफ इन्फेक्शन को आप डिस्टर्ब करते हो, तो न्यूरो कम्प्रोमाइजेशन है उसमें। आप देखिए कि आपने एक हैंड हाइजीन अगर अप्लाई कर कितनी इम्पोर्टेंट है। उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप ठीक है, एक्सपीरियंस आपको साथ साथ आता जाएगा। आप अगर मैं ऑन्कोलॉजी की बात करती हूँ, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जब आप काम करोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज जो है ना वो खुद आप सोचने लगते हो। आप उस पर जब सोचोगे तो ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दो चीजें नर्सिस में लाजमी होनी चाहिए। क्रिटिकली थिंक करें कि यहाँ पे क्या चीज खराब है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेशेंट में एक्सट्राविजेशन ज्यादा हो रही है या फिर सेलुलाइटिस फिलेबाइटिस ज्यादा हो रहा है, क्या वजह है। फॉर एग्जाम्पल मेरे वार्ड में इस तरह के केसेस हो रहे थे कि पेशेंट को सेलुलाइटिस हो रहा था, तो जब मैंने इसको रूल आउट किया, आप देखिए जो मैंने रूल आउट किया वो किसी के कहने पे नहीं किया, उसको मैंने अपने पर्सनल उसको देखा ना, रिसर्च की है मैंने। यानी इंटरेस्ट होगा तो तभी आप इन चीजों में इन हो सकते हो। तो सेलुलाइटिस को देखा कि मैंने किस वजह से काम किया, मैंने हमारे पास इंटर्निस भी काम करते हैं, तो इंटर्निस फॉर एग्जाम्पल के वो अगर ये ना देखे कि कैनोला, अब इंटर्निस फ्रेशली अभी उनकी ग्रेजुएशन जैसे कि कंप्लीट हुई है, तो उनका हॉस्पिटल का सच इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो इसलिए हम उनको इंटर्निस को जरा कैनोले को मैनेज करना और खासकर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को जरा टेकफुल होता है। तो इस वजह से जब मैंने हैंड वॉशिंग पे जोर दिया तो उसके बाद ये सेलुलाइटिस वाला इशू रिजॉल्व होगा। तो इसलिए अब आपने ये खुद आप खुद देख सकते हैं, जबरदस्त। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसको हमें कैसे रिजॉल्व करें। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीजें एक नर्स में होनी चाहिए। अच्छा मिस सफिया, एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी
कि आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने मोरक्को में भी अटेंड किया, ओमान में भी अटेंड किया, लोकली पाकिस्तान में भी आप डेफिनेटली करती होंगी, और आपने यूएसए में भी किया है, तो किस तरह का आपको लगा ये सब जर्नी का पार्ट होके, और कितना मुश्किल था और कितना इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा शेयर करेंगे? स्टार्ट में तो मुश्किल मुझे लगा था। पहले तो मैं भी थोड़ी डिमोटिवेट हो गई कि जैसे कि मैंने इनके ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अटेंड किए, मैंने कहा ये तो मेरा ख्याल है वीजा के लिए वो देते ही नहीं है, सिलेक्ट नहीं करते। लेकिन बाद में इन्होंने इनका क्या बताया, एक क्राइटेरिया होता है वो इस तरह नहीं है कि कोई सिफारिश चलती है या हाँ, फिर कोई इस तरह का वो नहीं चलता वहाँ पाकिस्तान पे। वाला सिस्टम वहाँ नहीं वो है। आपको बिल्कुल वो चले। आपको आपके एज भी नहीं देखते, एक्सपीरियंस भी ऐसा बहुत सी चीजों में वो एक्सपीरियंस नहीं देखते। लेकिन जहाँ ठीक पे है। उनकी एक्सपीरियंस की वो होगी, वहां पे वो पहले से वो उस प्लेटफॉर्म पे सजेशन में वो क्राइटेरिया में दे देंगे कि इसके लिए ठीक है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सही। इसके अलावा मोटिवेट होना है तो आप खुद मोटिवेट हो सकते हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। हम्म। ये है कि आपको स्टडी की हैबिट डालनी चाहिए। हमारी जो न्यू जनरेशन है, मेरा ख्याल है कि उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो ऐसे। पुरानी नर्सेज है उनकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, प्रैक्टिकल था। लेकिन न्यू जो जितनी भी जनरेशन आ रही है, मैंने देखा है कि उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो इस फील्ड में आगे जाना चाहे, पहले तो हम्म। बात है कि उनको कोई एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी कि या सीसीयू, आईसीयू, ऑन्कोलॉजी, मतलब ईआर, कोई एक फील्ड पे फोकस करें। हम्म। उसके पे फोकस करने के बाद उसमें सिर्फ ये नहीं कि ऑन्कोलॉजी में इस तरह की वर्कशॉप्स होती है, हम्म। सीसीयू में होती है, कार्डियक वगैरह में, ईआर की डिफरेंट जो नर्सिस की एक्सप्लोर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट डेफिनेटली। है, जब आप उस डिपार्टमेंट में काम करोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है। आपकी नजर में चीजें गुजरेगी। अब हम्म। मैं उन कॉलेज में 10 साल से, तो मेरे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती रहती है। जैसे कि अब मैंने कराची में भी एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की है, जिसमें जबरदस्त। हमारे जिसको हम, ये संजू का एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने कम्पिटेंसी बेस्ड नर्सिस की वो एक हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है आईकॉन के नाम, किस नाम जिसमें से? पाकिस्तान के 13 हॉस्पिटल, आईकॉन, ICON, आईकॉन के नाम से, अच्छा अच्छा, आईकॉम। जिसमें शौकत खानम इन्वॉल्व है। शौकत खानम है जिसमें आपके शौकत खानम के मैडम रेहाना इलाही है, मैडम राबिया है। इसके अलावा पिम्स इन्वॉल्व है और इसमें आगा खान हॉस्पिटल है, जबरदस्त। मुल्तान का चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल है, लाहौर का कैंसर हॉस्पिटल है, फैसलाबाद है। जबरदस्त। हाँ। इसके अलावा कराची का इंडियन हॉस्पिटल है, NIBT है। मतलब कि ये जहाँ जहाँ पे भी हमारे कैंसर के जितने भी हॉस्पिटल जिस जिस उसमें है, उन सब की नर्सेज को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है इसमें। जबरदस्त। और वो नर्सेज जो है ना, अब उसमें हमने 13 टॉपिक्स इस तरह के सिलेक्ट किए हैं, पेन हम्म। मैनेजमेंट पे, नर्सेज की एजुकेशन पे, नर्सेज की कम्पिटेंसी पे, इसके हम्म। अलावा हैंड हाइजीन पे, इन्फेक्शन हम्म। कंट्रोल, सही। इस तरह के 13 टॉपिक्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए जिस पे अब हम काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब एक दफा आपका ये एविडेंस बेस्ड वाला काम हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ऑन साइट विजिट पे आपने अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है वो जाके आपने दोबारा प्रेजेंट प्रेजेंट करना। करना होगा। ठीक है। हाँ, प्रेजेंट करने के बाद वो दोबारा से 1 वीक का हमारा टूर होगा, जिसमें वो हमें नेक्स्ट स्टेप ये बताएंगे कि आपने पब्लिश कैसे करवाना है। अब ठीक है। पब्लिकेशन के लिए जो संस्थान का खास तौर पे जो ऑन्कोलॉजी यूनिट से रिलेटेड एक जर्नल है जिसको हम सायोप कहते हैं, सायोप SIOP, ये भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिसमें ठीक है। लिमिटेड किस्म की हाई क्वालिटी रिसर्च जो है ना वो पब्लिश। अब जबरदस्त। इसके बाद जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम लेकिन सायोप के लिए जरूरी है कि आपका काम कहीं पे भी पब्लिश ना हुआ हो, उसका सिंगल एक वर्ड डेफिनेटली। भी आपको पब्लिश ना। हम्म। तो सायोप में आप अपना काम भिजवाते हैं, अगर वो आपका सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको बेस्ट आर्टिकल या बेस्ट आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके लिए भी वो सिलेक्ट ये कोई करते हैं। जर्नल इसके है अलावा जैसे XYZ कैटेगरी जर्नल है? SSIOM कोई जर्नल है? हाँ जी, ये सायोप जो है ना वो एक उनका एक जर्नल है जो कि उसमें वो ये पब्लिकेशन करते हैं। ठीक है। सायोप में वो भी आपको ट्रेवल, अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है तो वो भी आपको ट्रेवल एक्सपेंसेस देते हैं, और जाके आप जिस कंट्री में, ये डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं इनकी ना, जबरदस्त। जरूरी नहीं कि वो USA में हुआ, वो डिफरेंट कंट्रीज में इनके सायोप के ये मुनक्किद करवाते हैं, जिसमें आप जाके तो प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इनका बार्सिलोना में, स्पेन वगैरह में,
या फ्रांस में, कहीं भी किसी भी कंट्री में हो सकता है ये पिछले जबरदस्त। अभी। और ये हर साल अक्टूबर में होता है इसका, सही। जिसमें वो आपसे ये उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपने कहीं पे भी पब्लिश ना कराया हो, आपका ओरिजिनल काम हो, ये काम आप उनको भिजवाते हो। अगर वो आपका सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर तो आपको वो ट्रेवल एक्सपेंसेस भी देते हैं, इसी तरह अकोमोडेशन भी देते हैं, और आपको वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए मौका भी देते हैं। नाइस, जबरदस्त। तो यानी देखो ये इस कितनी चीज़ को अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे अवेलेबल माइंड हैं, में इसको अगर आप चाहें तो। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। हाँ, जबरदस्त। बाज़ औक़ात कुछ इनके होते हैं, बाकी आप कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादातर इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही। अच्छा, मैं दिखाऊंगी भी मिस सफिया जिस तरह गई हैं पूरे सेंट जूड की, जैसे उनकी खड़े हुए हैं उनकी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स वगैरह मैं कोशिश करूंगी शेयर करूं, ताकि इन लोगों को और इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन भी मिले, और पता चले ये स्कैम नहीं है, ये असल में गई हैं यूएसए, इन्होंने जाके अपनी रिसर्च को प्रेजेंट किया और पूरा वीक अटेंड किया। और बाकी लिंक्स वगैरह में मैं कोशिश करूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूं या वीडियो के साथ ऐड करूं, जिसमें आप इजीली ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने पूरी वीडियो में दी है ये आप इजीली एक्सेस कर सकती हैं। आप कोई एंड पे मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग नर्सेस को या सीनियर नर्सेस को, जो बिल्कुल बस जाते हैं, जॉब करते हैं, आके सो जाते हैं, उठते हैं, जॉब करते हैं, बस जो किसी भी किस्म की रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते और अपने घर तक लिमिटेड है या अपने हॉस्पिटल तक लिमिटेड है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जूनियर नर्सिस को मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपकी जूनियर नर्सिस कुछ करना चाह रही है तो उनको करने दें, हाय। उनका उनको सपोर्ट करें और उनको मोटिवेट करें। अगर आप ही जबरदस्त। हिंडरनेस कॉज करेंगे तो वो आगे मोटिवेट कैसे जाएगी। तो जबरदस्त। मैं भी एज अ सीनियर लेवल पे ही हूँ, लेकिन मैं अपने जूनियर्स को, अपने इंटर्नल्स को अभी से मोटिवेट करती हूँ कि आप जब भी कोई काम भी करो उसको देखें कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप, मेरा ख्याल है कि सीनियर नर्सेस को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए, जबरदस्त। ये ना तो कि बहुत आप अच्छी मेरे दिल की बात की है आपने। और दूसरा क्या है, और जूनियर नर्सेस को जो है मोटिवेट करना चाहूंगी कि थ्योरी उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो उनको चाहिए। अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जो इंडियन नर्सेज है ना, मेरा ख्याल है वो हमसे बहुत आगे, उनका मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत आगे, और वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनकी जूनियर हो या सीनियर हो। उनकी सब नर्सेज को मैंने देखा है, हर ऐसे ही है। वर्कशॉप पे, हर जगह मैंने इंडियन नर्सेज को जरूर देखा है कि वो इंडियन क्या, हमारी जो इंडोनेशिया की नर्सेज है उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो हर चीज में पार्टिसिपेट करती है। हर जगह आप देखोगे ना तो इंडियन और इंडोनेशियन नर्सेज हर जगह हो, इसलिए मेरा ख्याल है वो मोटिवेटेड है। और दूसरी बात ये कि वो सीनियर लेवल पे भी अगर है ना तो वो अपने जूनियर को उनकी टांगे नहीं खींचती, बल्कि उनको मोटिवेट करती। सही। तो ये तो इसलिए मेरा ख्याल इंशाल्लाह है कि हमें फ्यूचर में जो आप जैसी नर्सेज है जो सीनियर हमारा नर्सेज काम। है ना हमारे पास, जो हमें मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। मैं पर्सनली बहुत खुश हुई थी आपको जब मैंने देखा ना, इन्होंने मुझे बताया, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी, मैंने स्टेटस भी लगाया, मैंने कहा वाह, मतलब नर्सिंग के एंड से इस तरह की चीज मिले तो वाकई एक कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा बहुत पॉजिटिव लोग हैं जो एकेडमिक्स पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं इन चीजों को लेके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी नहीं काम कर रहे कि सैलरी लेनी है तो इसलिए लाख 1.5 लाख के लिए मैं काम कर रही हूँ, नहीं, वो इन्वॉल्व है इस प्रोफेशन के साथ, पैशनेट है और बड़े अच्छे से हर तरह के एकेडमिक्स और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही है। और अगर आप देखें कि आपको प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, आप खुद भी मोटिवेट होते हैं। दूसरी बात कि वो लोग इतना अच्छा आपको गाइड करते हैं ना कि आपको कहीं पे भी आपको कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो सेंट जूड के हॉस्पिटल की जो भी टीम है ना, वो इस हद तक आपको इसमें इन्वॉल्व रखती है और आपसे हर काम करवाते भी हैं वो, ताकि एक तो आप अपने लाइन से, अपने ट्रैक से नहीं उतरते, दूसरी बात वो आपको हर दफा हर चीज से मोटिवेट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ये नहीं कि आपको क्रिटिसाइज करने से ही होगा, आपको मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये भी है, ये क्योंकि फेलियर भी हो सकता है, हम गलतियां भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, और उस पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पे फोकस मेरा वो है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए अगर आप फेलियर में भी जाते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करें, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर सकते हैं। इसलिए ट्राई अगेन और अपने आप को खुद मोटिवेट करें। अगर ट्राई आपको नहीं भी मोटिवेट करती तो इंशाल्लाह। आप
मिसाल बने उनके लिए, सही। एग्जाम्पल बने। चले, मिस सफिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। हमारे जो मोस्टली यंग नर्सेज हमारे चैनल फॉलो करती हैं, तो उनके लिए ये डेफिनेटली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। आपको देखते हुए क्या पता अगर एक बच्ची भी इस तरह के किसी प्रोग्राम में इनरोल होती है, तो ये आपकी तरफ से एक आई थिंक सो बड़ी अचीवमेंट है कि आप एक इंस्पिरेशन है अपनी यंग नर्सेज के लिए। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू। मैंने पूछा, डरते डरते पूछा, मैंने कहा पता नहीं कंफर्टेबल होंगी फॉर स्क्रीन, शायद तो नहीं, या कुछ इस तरह से, लेकिन नहीं, माशा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया इन्होंने। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई और भी क्वेश्चन है या क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसका मैं मिस सफिया से कंफर्म करके इंशाल्लाह आप लोगों को उसका रिप्लाई दूंगी। ठीक है मिस सफिया, दैट्स इट फॉर नाउ। मीटिंग में एंड करूंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज। मच।